आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10th के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का इतिहास का पहला चैप्टर इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यूरोप क्या है। ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोग 10th में हैं, तो आपके लेवल के अनुसार जानकारी होगा यूरोप के बारे में बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बेसिकली बता देना चाहता हूँ। जैसे दुनिया में बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, उसी में से एक यूरोप भी है। जैसे है एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अमेरिका में दो हो गया, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, उसी प्रकार का एक महादेश है। तो विश्व की मैप पर मैं इसको पहले बता देना चाहता हूँ कि कहाँ पे है यूरोप और किस प्रकार से अवस्थित है, और वहाँ फिर चैप्टर में इसको अच्छे ढंग से फिर अध्ययन करेंगे कि वहाँ का राष्ट्रवाद क्या था। ऐसे में एक वीडियो और डाला था राष्ट्रवाद का बेसिक, लेकिन उसको मैं इग्नोर करके चलता हूँ। यहाँ से ही आप लोगों का इसी वीडियो समझिए कि आपका इनिशियल पॉइंट है, यहीं से आपका शुरू हो रहा है। जैसे विश्व में कुल 7 महादेश हैं, उसमें से हम लोगों को यूरोप महादेश का बारे में अध्ययन करना है कि वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यूरोप कहाँ पे है। अगर दुनिया के आप लोग मैप देखें तो यूरोप कहाँ पे है, किस प्रकार से अवस्थित है, मैं इसे थोड़ा सा ज्योग्राफिकल ढंग से बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को फिर समझने में क्या हो, आसानी हो। देखा जाए तो विश्व का मैप एक नज़र में, तो यह आपका है, मान लीजिए कि यह आपका 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री है। इस प्रकार से यहाँ से हम मैप को शुरू करते हैं। यह पॉइंट ऐसे दे करके ऐसे के बाद फिर हल्का सा ऐसे जाते हुए यहाँ पे यह अफ्रीका है जो कि पूरा नीचे तक जाएगा थोड़ा, और उसके बाद यह फिर पुनः ऐसे होकर के यहाँ से ऐसे जूता जैसा होते हुए ऊपर में इस प्रकार से, और इधर में आकर के 4 टाइम्स इस प्रकार से होगा, जैसे 1 2 3, और चौथा में आकर के यहाँ पे टच करेगा, सॉरी यहाँ पे फिर एक ऐसे जाएगा और उसके बाद ऐसे टच करेगा। यहाँ पे इधर के एरिया में आपका 2 मतलब कि देश हैं, 2 पान जैसा आपको दिखने के लिए मिलेगा, यह है जापान। लेकिन यहाँ पे हम देश का नाम नहीं, देश को नहीं, हम यहाँ पे महादेश यूरोप महादेश को समझने हैं। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। और आप लोगों को यहाँ पे मैप में पता चल रहा होगा कि यह मेरा प्यारा देश भारत है। इधर जो नीचे का हिस्सा देख रहे हैं यह पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका महादेश है। यूराल पर्वत के इस साइड की बात की जाए तो यह एशिया है, एशिया। और यूराल पर्वत के बाद इधर जो आप देख रहे हैं यह पूरा इलाका आपका क्या है, यूरोप, यही यूरोप है। अब यहाँ पे आप लोगों को रसिया के बारे में बता दें। दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कोई है तो वह है रूस। और रूस जो है यह उत्तर की ओर, ऊपर की ओर फैला हुआ है। और रूस एक ऐसा देश है जो कि एशिया और यूरोप दोनों जगह यह फैला हुआ है ऐसे। लेकिन इसकी राजधानी रूस की कहाँ है, मास्को, जो कि यूरोप में पड़ता है। इसलिए कहीं कहीं आपको रूस के बारे में आपको यूरोपीय कंट्री भी अध्ययन करना पड़ सकता है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा एशिया में है। आप समझ गए कि यहाँ से इधर इस साइड में यूरोप है, यहाँ पे कोई पर्वत नहीं है, यह एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा है जिसके माध्यम से एशिया और यूरोप का बंटवारा होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा क्या करें, इसको
मिटा देते हैं। और हमको इस एरिया यूरोप के बारे में अध्ययन करना है। तो यूरोप में कुछ प्रमुख देश हैं, यूरोप के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे दुनिया में केवल क्षेत्रफल की बात की जाए, स्थल मंडल की बात की जाए, जल मंडल को छोड़ दिया जाए, तो कुल स्थल मंडल का यूरोपीय कंट्री का बता रहे हैं, कुल स्थल मंडल का 6.8% भूभाग यूरोप में पड़ता है। यदि हम जल मंडल को हटा दें तब, यदि आप कहें कि नहीं जल और स्थल दोनों को यदि शामिल कर दिया जाए तो कुल पृथ्वी का 2% हिस्सा, कुल पृथ्वी का 2% हिस्सा आपका यूरोप में पड़ता है। अब उसी प्रकार से यहाँ का यूरोप का यह बात किया जाए कि यूरोप में मतलब कि जैसे इसका क्या था कि 68% भूभाग है, 2% इसका क्या है पूरा जल मंडल और स्थल मंडल दोनों को मिला दिया जाए तब। इसके अलावा आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात है यूरोप के लिए कि यह एक ईसाइयों का महादेश है। यहाँ पे मतलब कि ईसाई धर्मावलंबी वाले देश, ईसाई धर्मावलंबी वाले लोग मिलते हैं। इसके प्रमुख देश इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि ये सभी देश क्या हैं तो आपके यूरोप महादेश में पड़ते हैं। आपको हम एक एक करके थोड़ा सा बता लुकआउट देने का प्रयास कर रहे हैं इसमें कि यदि आप यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो यहाँ के हिस्सा में आपका पुर्तगाल है। पुर्तगाल है जहाँ का नाविक था वास्को डी गामा। आपने उसके बारे में 9th क्लास में बहुत अच्छे तरह से पढ़ा होगा। और पुर्तगाल को लगभग अधिकतर हिस्से को घेरे हुए है स्पेन, जस्ट इसी के बगल में पुर्तगाल। और पुर्तगाल के अधिकतम हिस्से को कौन घेरे हुए है तो आपको स्पेन। और स्पेन से थोड़ा सा मतलब कि ऊपर की ओर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर, तब आपको मिलेगा फ्रांस। यहाँ पे है फ्रांस। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है तो लिस्बन। इसका हम राजधानी भी बता देते हैं, लिस्बन। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और स्पेन का राजधानी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि स्पेन का कैपिटल कहाँ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस से थोड़ा सा मतलब ऊपर की ओर जाएंगे ऐसे बगल में तो यहीं पे आपको मिलेगा जर्मनी। और जर्मनी से फिर इधर की ओर जाएं तो पोलैंड। फिर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस आकृति में, यहाँ पे है आपका इटली। और हम लोग को यूरोप महादेश में फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली इत्यादि देशों के बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन करना है। तो हम सोच रहे थे कि इसको थोड़ा बता दें। और इसमें क्या है कि जैसे जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस का, पोलैंड का, इटली का, इस सब के बारे में जब पढ़ेंगे, सब जर्मनी और इटली का तो एकीकरण भी पढ़ना है, फ्रांसीसी का भी पढ़ना है। तो यहाँ पे हम मैप के बारे में आप लोगों को समझा देना चाह रहे थे। फिर आपका पिछले चैप्टर में मैं बताया था, लेकिन उसको हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, राष्ट्रवाद। अब इसको आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे मैप पढ़ेंगे जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब। तो आप लोगों को राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद के बारे में उस वीडियो के माध्यम से हम बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कुछ लिखते चलेंगे। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति, इसको संक्षेप में कहा जाए, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना हो उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। अपने परिवार के प्रति प्रेम की भावना हो, परिवारवाद। और एक राष्ट्रवाद के बाद आप लोगों को हम बताए थे कि एक व्यक्ति थे
अर्नेस्ट रेनर, जिनका नाम क्या था? अर्नेस्ट रेनर, जिन्होंने क्या बोला था कि समान भाषा नस्ल धर्म, वैसा क्षेत्र जहां समान भाषा नस्ल और धर्म यानी कि वैसा क्षेत्र जहां समान भाषा नस्ल और धर्म के लोग निवास करते हैं, वही राष्ट्र कहलाएगा। ऐसा बोले थे अर्नेस्ट रेनर। वैसा क्षेत्र, आप लोग लिखते चलिएगा, वैसा क्षेत्र जहां समान भाषा नस्ल और धर्म के लोग निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। यह कथन किसका था? तो अर्नेस्ट रेनर जी का था। अर्नेस्ट रेनर बोले थे कि समान भाषा नस्ल और धर्म। इसके बाद हम पढ़ें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बात कि जो आपका पैटर्न है हिस्ट्री का, वह छोटे छोटे अब के परीक्षा के लिए बहुत लॉन्ग क्वेश्चन मायने नहीं रखता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न होने से क्या होता है कि आपको उसके आत्मा, उस क्वेश्चन के, उस बुक का मतलब कि जो निचोड़ पकड़ना होता है कि वह क्या कर रहा है उसमें। जैसे निचोड़ कहें तो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति से संबंधित काम और डेट, ये सब ज़्यादा इशू करता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे ये सभी पॉइंट पहले कंपटीशन के एग्जाम के लिए ज़्यादा था, लेकिन आज भी एग्जाम जो हो रहे हैं वो क्या हो रहा है? ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो हमको ज़्यादा कोई लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस नहीं देना होगा, केवल मूल बिंदुओं को समझते चलना है और पकड़ते चलना है। अभी शुरू में आपको धीरे धीरे आपको हम पूरा आशा दिलाते हैं कि हिस्ट्री में भी जबरदस्त इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे कठिन चैप्टर में से कहा जाता है। ये भारत का राष्ट्रवाद पढ़िएगा तो उसमें तो पता है कि महात्मा गांधी कौन थे, महात्मा गांधी मतलब कि कौन कौन से आंदोलन चलाएं, दक्षिण अफ्रीका से कब आए, साबरमती का स्थापना कब किए, दांडी मार्च क्या था, ये सब मतलब कि राष्ट्रवाद भारत वाला पढ़ेंगे तब तो वहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग कुछ पहले से ही चित परिचित हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग नहीं परिचित हैं, लेकिन फिर भी क्या करना है कि इंटरेस्ट को बनाना है। तो ये था अर्नेस्ट रेनर। एक आप लोगों को आता है कि वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस 1815 क्या है? इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों, वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन, था जो सितंबर 18 से 14 जून तक चला। यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 14 जून तक चला। कब चला था? तो आप इसका प्रश्न में ही देख रहे हैं, 1815 में चला था। अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, राजदूत पहले समझिए, जैसे राज्य का दूत। जैसे आज के डेट में क्या होता है कि भारत का भी एक मतलब कि व्यक्ति अमेरिका में, जिसको राजदूत कहा जाता है, वहाँ पे जाकर के रहता है, उसको पूरी सरकार सुविधा देती है। अमेरिका है या फिर किसी भी देश में, वहाँ पे एक मतलब कि प्रतिनिधि भारत का रहता है। जैसे भारत ये भी तो जाकर के अमेरिका में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, चीन में रह रहे हैं, बहुत सारे देशों में रह रहे हैं। तो वहाँ पे अगर उन व्यक्तियों को संपर्क करना हो, वहाँ पर उनको कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए वे क्या करेंगे? ये तो नहीं ना, उन लोगों को ज़्यादा तो अमेरिका का कानून के बारे में नहीं पता है, किसी जानकारी नहीं है। तो उस स्थिति में वे वहाँ पे उन लोगों को एक कमी और असहज महसूस होगा कि यहाँ पे कोई हमें बताने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई हमारे देश का मतलब कि गाइड करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से करीब मतलब कि प्रत्येक देश अपना अपना एक राजदूत दूसरे देशों में डिप्यूट करता है, रखता है। उसी
इसी प्रकार से यूरोपीय कंट्री थे, अभी देखें मैप में, जैसे यूरोपीय कंट्री जर्मनी, फ्रांस, इटली, जो भी देखें उन सभी देशों का मतलब कि राजदूत का एक सम्मेलन था, एक समूह था, जो कि सम्मेलन चला कब से कब था, तो 18 सितंबर से 14 दिन तक चला था, जिसका नाम था वियना कांग्रेस। आप लोग को यह बताएं कि जैसे भारत में जो प्रधानमंत्री वगैरह सभी लोगों का असेंबली है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, संसद भवन कहते हैं, उसी प्रकार से सांसदों का जो अमेरिका में है उसे क्या कहते हैं, वहां के यानी कि संसद भवन को कांग्रेस कहते हैं। तो उस समय मतलब कि ये सब देश के क्या है, प्रतिनिधि है, एक तरह से कि राजा है, और उन लोगों का एक समूह बन रहा है, और उन लोगों का जो समूह बन रहा है वह उसमें एक सम्मेलन चल रहा है, और उसी को क्या कहा गया, कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है मतलब कि राजदूतों या मतलब कि देश के नेतृत्व वाले लोगों का एक समूह, जिसका वियना, वियना क्या है, तो वियना एक मतलब कि देश की राजधानी है, और यह कब चला, तो 1815। इसके बाद चले तो आप लोगों को उदारवादी एक आएगा। उदारवादी क्या है, उदारवादी क्या है, तो सबसे पहले तो यह बता दें, उदारवादी एक लैटिन भाषा, जिसको उदारवादी शब्द जो है यह लैटिन शब्द है, और इसका अर्थ होता है आजाद। इसका अर्थ क्या होता है, लिखेंगे उदारवादी, उदारवादी एक लातिनी, जिसको लैटिनी कहते हैं, लातिनी शब्द है जिसका अर्थ होता है आजाद। ये सभी बेसिक पॉइंट है, पहले बेसिक को समझ लेंगे तो बाद में पढ़ने में अच्छा लगेगा। उदारवादी क्या है, एक लैटिनी शब्द है जिसका अर्थ होता है आजाद। अब इससे क्या होता है, उदारवाद से होता क्या है, तो उदारवाद से हमारे देश, कोई भी देश हो, उदारवाद से बहुत जल्दी मतलब कि विकास और तेज बदलाव देखने को मिलता है। कभी कोई पूछेगा उदारवाद से पड़ने वाले प्रभाव, तो इससे क्या होता है कि देश की विकास में तेजी देखने को मिलता है। जैसे क्या, हम यहाँ पे क्या है कि समझने के लिए इकोनॉमिकली ढंग से समझिए कि गवर्नमेंट क्या करे, किसी भी कोई व्यक्ति छोटा मोटा भी बिजनेस करता है और उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाता है। जैसे क्या है कि एक मतलब कि किसी भी चीज़ का शॉप, जैसे चूड़ी का दुकान ही खोले, अब उसमें क्या होता है कि उसमें हम पर मतलब कि इतना ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट कर दिया छोटा मोटा दुकान पे भी, कि उससे हमको असहज फील हो रहा है। अब टैक्स मतलब कि लादने पर क्या होता है, वो वस्तु का दाम अपने आप बढ़ जाएगा, दुकानदार तो उसको बढ़ा ही देगा, और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोग मतलब उस टाइप का दुकान या किसी भी प्रकार का अपना बिजनेस करना भी चाहेगा तो थोड़ा सा सोचेगा, जिससे क्या होता है कि देश की विकास में रुकावट पैदा होती है। उसी को यानी कि यहाँ पे उदारवादी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण विकास में क्या हुआ, प्रभाव पड़ा, जो कि रुका, अवरुद्ध हुआ। लेकिन उदारवाद कर दे, सरकार कर दे कि नहीं, छोटे छोटे जितने भी किसान हैं या छोटे मोटे दुकानदार हैं, उन सभी से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह वसूला नहीं जाएगा, वे फ्री है। तो यही है कि इस तरह के अगर मतलब कि फैसिलिटी सरकार देता है या इस तरह की व्यवस्था लाती है, तो यह कहलाएगा कि यह सरकार जो है उदारवादी सरकार है, यह उदार कर रहा है, जिससे देश में क्या बदलाव होंगे, तो तेजी से विकास होगा। इसके बाद उदारवादी का अर्थ आजाद होता है। इससे पड़ने वाला प्रभाव क्या है, इससे पड़ने वाला प्रभाव है कि तेज बदलाव और विकास। इस टाइप से लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपसे 2 नंबर का भी क्वेश्चन बोर्ड में दे दे तो आप उसके अपने शब्दों में ढाल सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव में दे दे तो आप उसको पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे
रूढ़िवादी, 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 इसका कहें तो ऐसा राजनीतिक दल, ऐसा राजनीतिक दल, ऐसा राजनीतिक दल जो, ऐसा राजनीतिक दल जो दर्शन, अब दर्शन यहाँ पे आप लोग को नहीं समझ में आएगा, जो परंपरा, जो परंपरा स्थापित, परंपरा स्थापित करने के लिए, जो परंपरा स्थापित करने के लिए रिवाजों, रिवाजों पर, इसको ऐसे रीति रिवाज कर दिए, रीति रिवाजों पर जोर देता है, रीति रिवाजों पर जोर देता है, जिससे, जिससे विकास धीमी गति से होती है, जिससे विकास धीमी गति से होती है। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी व्यवस्था कहलाता है। अब इसको समझिएगा, रूढ़िवादी जैसे कुछ परंपरागत चीज चले आ रहा है जमाने से, जैसे कहें कि दादा राज से, बाबा राज से, क्या है कि आज हम लोगों को मतलब कि जैसे हम कहते हैं, जैसे हम आप लोग को एकदम बेसिकली समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कहा जाता है कि स्टूडेंट को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। उनको मोबाइल से क्या काम, क्योंकि वह पढ़ने लिखने वाले हैं, उनकी दोस्ती सिर्फ कॉपी किताब और मतलब कि उस प्रकार से चीज़ों से ना रहे, टेक्निकल चीज़ की उसको कोई आवश्यकता नहीं, और उससे ही पढ़े। कुछ गार्जियन इस पे मतलब फोकस कर दे, इस तरह का परंपरा ला रहे हैं और मोबाइल वगैरह दे नहीं रहे। लेकिन अब इस लॉकडाउन जैसी व्यवस्था में क्या होगी, जो लॉकडाउन चल रहा है इस समय, तो बिना मोबाइल का क्या होगा, संपर्क ही नहीं है, पढ़ने का कोई साधन ही नहीं, तो उससे क्या होगा कि उसका पढ़ाई का विकास अवरुद्ध होगा। लेकिन क्या होगा कि जमाना के अनुसार चले, जैसे सभी लोग जिस प्रकार से उस परंपरा को तोड़ दिए कि नहीं, मोबाइल का उपयोग स्टूडेंट लोगों को भी है, उनको भी मोबाइल चाहिए, तो यानी कि वह क्या कर रहे हैं, जमाने के अनुसार अपने आप को चेंज कर रहे हैं, यानी कि रूढ़िवादी व्यवस्था को छोड़ रहे हैं, और जो पकड़े हुए कि नहीं तुम स्टूडेंट हो, तुमको मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि जो रीति रिवाज है, जो दर्शन है, जो परंपरा है, उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, उसके अनुसार चलते हुए विकास करने का प्रयास कर रहा है कि नहीं हम उसके अनुसार ही चलेंगे, विकास करेंगे लेकिन उसके अनुसार चलेंगे, जिससे क्या होता है कि विकास की गति धीमी हो जाती है, वही रूढ़िवाद कहलाता है। मुझे लगता है कि आप लोग रूढ़िवाद को समझ गए, या रूढ़िवादी व्यवस्था कहलाती है। अब इसके बाद आप लोग को बता दिया था नारीवाद, लेकिन यहां पे भी नारीवाद को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। परिभाषा क्या होगा, तो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानताओं के बीच, राजनीतिक समानता के बीच अपने पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के, समानता की सोच, समानता की सोच
के आधार पर, सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों को देखते हुए, महिलाओं के अधिकारों और हितों को देखते हुए हितों को बोध कराना नारीवाद कहलाता है। जैसे क्या है कि आज हमारे समाज में पुरुषों की बराबरी महिलाओं से नहीं की जाती, यानी कि पुरुष को ऐसे भी पितृसत्तात्मक देश है, यानी कि पितृसत्तात्मक देश या पितृसत्तात्मक समाज में यही होता है कि पुरुष प्रधान होता है। आज भी पुरुष प्रधान ही है, क्योंकि यहाँ पे पुरुषों के अनुसार ही ज्यादा चलता है। लेकिन यहाँ कह रहा है नारीवाद कि स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक यानी कि समाज में उसकी वैल्यू, मान सम्मान, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक, तीनों को समझना है। सामाजिक रूप से कि समाज में उसका वैल्यू सम्मान पुरुषों के बराबर हो। अब यहाँ पे आर्थिक रूप से आप लोग को पता होना चाहिए कि जितने देर महिलाएं काम करती है उतनी देर अगर पुरुष भी काम करे तो महिलाओं का वेतन पुरुषों के अपेक्षा कम होता है। यहाँ तक कि आप लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री या किसी भी प्रकार का हॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर के छोटे छोटे मजदूर के भी देख सकते हैं कि वे लोग अगर एक दिन का मजदूरी किसी पुरुष को मिलता है सपोज 300 रुपये, तो वहाँ पे उसी उतना ही टाइम अगर कोई महिला काम करती है तो उसको 250 यानी कि उससे कम ही मिलता है। यह मतलब कि रियलिटी है हमारे समाज का। अगर बड़ा अगर देखा जाए बॉलीवुड में भी, तो बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं उनका फी यदि 25 करोड़ 30 करोड़ इत्यादि है, तो वहीं महिलाओं यानी कि एक्ट्रेस की फी देखा जाए तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक ही सिमट कर रहता है। यानी कि आर्थिक स्थिति से भी उनको बराबर नहीं किया गया। राजनीतिक में भी जितना आप लोग देखते होंगे कि जितना पुरुष लोग मतलब कि राजनीति में अग्र होते हैं उतने स्त्री नहीं, लेकिन क्या है कि सभी को समानता की सोच के आधार पर, मतलब कि दोनों बराबर हैं, महिलाओं के अधिकारों और हितों को बोध कराना नारीवाद कहलाता है। और देखते हैं आगे, विचारधारा से आप लोग समझते हैं सभी का अपना अपना विचार होता है। विचारधारा एक खास प्रकार की राजनीतिक दृष्टिकोण। यहाँ पे हम कहेंगे कि राजनीतिक ही क्यों लिखें, विचारधारा कहते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए एक विचारधारा का एक संबंध मतलब कि शब्द आएगा बाद में, कि वे व्यक्ति थे जो कि नेपोलियन की विचारधारा से प्रभावित थे, वे व्यक्ति जो थे वे मतलब कि महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित हैं। तो यह विचारधारा किसी व्यक्ति से मतलब कि प्रभावित है। विचारधारा है क्या, तो किसी खास प्रकार की राजनीतिक दृष्टिकोण, जैसे महात्मा गांधी का राजनीतिक दृष्टिकोण था। कोई व्यक्ति कहे कि हम महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित हैं, कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हम चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से प्रभावित हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को यह समझ में आएगा कि जो व्यक्ति कह रहा है कि महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित हैं, इसका मतलब कि वह व्यक्ति अहिंसावादी है, क्योंकि महात्मा गांधी का राजनीतिक यही था, उनका दृष्टिकोण यही था कि हम लोग अहिंसा के आधार पर ही राजनीति कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे नहीं हम सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पर आधारित हैं, इसका मतलब कि वह व्यक्ति मतलब कि अहिंसावादी नहीं, वह व्यक्ति मतलब कि जैसे मारेगा अगर ईंट से तो हम मारेंगे पत्थर से, माने कि इस प्रकार की विचारधारा से वो प्रभावित है। यही है विचारधारा।
और आज समझिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का आपका एकदम बेसिकली चैप्टर प्रारंभ हो गया है। और आज का वीडियो हम छोटा ही रखते हैं और फिर धीरे धीरे आपका यह चैप्टर का आपका शुरुआत हो गया है। और आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मतलब कि आज से मतलब कि इस वीडियो को देखना प्रारंभ कर लेंगे, पता चलेगा उनका 5 से 6 दिन में आपका एक चैप्टर हिस्ट्री का खत्म हो जाएगा।